असमंजस है कि अगर हम इसको हटाते भी हैं तो हम किसको लाते हैं। ये एक बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि सामान्य ये होता है कि चलो यार इनको हटाएंगे, इसके और वोट देंगे। उसके पीछे दो कारण हैं। दिल्ली जोड़ो यात्रा से हम केवल इस चीज़ को दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या दिल्ली का किया है, और हम भी एक जीवंत पार्टी हैं जिसने दिल्ली को उस स्तर तक बनाया था जिस दिल्ली पे सबको गर्व था। फिर भी आज आप दिल्ली के किसी गरीब मोहल्ले में चले जाओ तो लोग एक तरीके से लाचार होकर उनका नाम लेते हैं कि भाई वो एक स्वर्णिम समय था। तो एक माहौल बन रहा है और माहौल बड़ा भयानक बन रहा है। मेरा कर्तव्य है कि मैं नरेंद्र मोदी को हराऊं, तो दिल्ली का नागरिक होकर और दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यकर्ता होकर हमारा उतना ही एक कर्तव्य बन जाता है कि हम इस आदमी की सरकार को, केजरीवाल की सरकार को उखाड़ के दिल्ली से बाहर करें। आज ही कोई आया और कहने लगा कि साहब सुना है दिल्ली में जो बसें हैं वो आपकी। मैंने कहा मैं तो 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि उस पर इंक्वायरी करो अगर मेरी बसें हैं तो। मैंने तो यहाँ के डिम्स के डायरेक्टर को भी लिखा कि भाई साहब बसें हैं तो मुझे भेज दो, मेरी बसें हों। कि उन्होंने शीला जी की धरोहर को तो अपनाने की कोशिश की, शीला जी को एक तरीके से तिरस्कृत करने की कोशिश की, और वो नहीं होता क्योंकि लोग पार्टी को क्रेडिट नहीं देते, चेहरे को क्रेडिट देते। महाराष्ट्र और झारखंड से होता हुआ चुनावी रथ अगले 2 महीने के अंदर में दिल्ली में आकर ठहरना है। असली लड़ाई यहां होनी है, कुरुक्षेत्र का मैदान यहां से लेना है। इसे लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारी है? इस मामले में कांग्रेस, चूंकि इसलिए उनकी तैयारी जाननी जरूरी है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है या उससे अलग हो गई है, या फिर कांग्रेस अपने रिवाइवल के लिए जिससे कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता लिया है, क्या उस स्थिति में आने के लिए कोई लड़ाई लड़ रही है? इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने के लिए संदीप दीक्षित, जो 2 बार के सांसद रहे हैं, उनसे बेहतर आदमी कोई हो नहीं सकता था। तो स्वागत है संदीप जी आपका। और जैसा कि हमने बताया, क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखो साहब, दिल्ली में एक अजीब सी स्थिति बन गई है, और ये मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति बहुत कम और राज्यों में बनती है। स्थिति यह है कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, जो एक अपनी इमेज बनकर 10 साल पहले यहाँ आया था, उसको लेकर और दिल्ली को लेकर एक त्राही त्राही का माहौल है। ये ठीक है, हम लोग विपक्ष के हैं, लेकिन हम लोग नागरिक भी हैं दिल्ली में। सजती संवरती हुई दिल्ली आज बिल्कुल एक खंडहर बन गई। चाहे कूड़ों की ढेर की बात हो, चाहे टूटी सड़कों की बात हो, गंदे पानी की बात हो, कोई ऐसी, और हवा और पानी की प्रदूषण तो खैर चलो बात ही मत करो, वो तो मेरे ख्याल से दुनिया में मिसालें दी जाती है दिल्ली की कि क्या सत्यानाश है। लेकिन लोगों में यह असमंजस है कि अगर हम इसको हटाते भी हैं तो हम किसको लाते हैं। ये एक बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि सामान्य ये होता है कि चलो यार इनको हटाएंगे, किसके और वोट देंगे। उसके पीछे दो कारण हैं कि क्या उनके सामने विकल्प। चलिए कांग्रेस तो है, लेकिन चलो पहले बीजेपी को मानते हैं क्योंकि दूसरी नंबर की पार्टी। पहले बीजेपी से आएंगे। नहीं, मैं बीजेपी सिर्फ इस कहानी को पूरा कर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को उनको लगता है क्योंकि दिल्ली में बहुत पावर है, इसलिए एक वो साथी पार्टी है, तो इसलिए बहुत ज्यादा उनको बीजेपी से विश्वास दिख नहीं रहा। मैं बताता हूँ, अब वो देखना चाहते हैं तीसरा कौन है। तीसरा कांग्रेस है। कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नाम से नहीं, वो उस स्मृति को याद कर रहे हैं जिससे 15 साल कांग्रेस जुड़ी रही थी। वो उसका काम और उस काम के पीछे, क्योंकि मुख्यमंत्री ज्यादा जाना जाता है, बात तो सरकार पार्टी की होती है शीला जी के नाम से। लेकिन दिक्कत उनको क्या हो रही है कि जिस शीला जी के नाम की उनको याद आ रही है वो उन्हें दिख नहीं रही है। ऐसा क्यों बना है? तो मैं कह रहा हूं, ये स्थिति जो बनी है, इसमें कांग्रेस को अपने आप कहीं इसके बीच में अपनी जगह ढूंढनी है। 1998 से लेकर के 2013 तक कांग्रेस के हाथ में था दिल्ली, और ये जो आम आदमी पार्टी आई, उसी को एक मसला बना के आई। जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि दिल्ली की हालत बहुत खराब है, उस समय उन्होंने तमाम ऐसे इशू जो बाद में पता लगे हैं भी या नहीं पता नहीं, और अब तक भी उसका कुछ ओर छोड़ चल रहा है कि उन्होंने एक मसला बनाया कि शीला जी के मकान में इतने सारे एसी लगे हुए हैं भैया, और ये महारानी के तरीके से काम कर रही हैं, वो मसला बनाया। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम का मसला बनाया, कहा कि आकंठ डूबी पड़ी है दिल्ली। इनके 10 साल के शासन में वो कौन सा, कहाँ भ्रष्टाचार था, क्या था, वो सब कुछ नहीं पता लगा। लेकिन आप जैसे शुरुआत में आपने कहा कि आपको नजर आ रहा है कि दिल्ली तो त्राहिमाम है,
दिल्ली बिल्कुल खत्म है, लोग महसूस कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग। तो उस काम को उन्होंने, जो 10 साल के बाद मोटे तौर पर दिख नहीं रहा है कि उन जिन आरोप को लगाया उसके कोई और चोट नहीं लगा, उसको आम आदमी पार्टी में एक अच्छा मसला बना ली थी और सरकार में आ गई। और कांग्रेस आपके हिसाब से इतने सारे मुद्दे हैं और उसको नहीं बना पा रही, ऐसा क्या? देखिए, दो बात होती है। एक होती है कि आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगते हैं जब भी कोई सरकार जाती है कि चलो काम नहीं हुआ या आपके ऊपर और कोई इल्जाम है। तो दिल्ली में 2011, 12, 13 में क्योंकि एक राष्ट्रीय माहौल बन गया था 2G का, 3G का, उसका सवाल हम पर खड़े किए जा रहे। तो जैसे आपने कहा कि क्योंकि विपक्ष उसमें बहुत आगे था, खासकर केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हर चीज में उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस के सामने भ्रष्टाचार का सवाल खड़ा करें। चलिए ठीक है भाई, उस समय सच क्या था झूठ क्या था वो अलग है। दिल्ली की जनता ने उसको माना और हमको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। अब 2013 के बाद मोदी की भी सरकार आई। मोदी की सरकार ने भी दिल्ली के भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ की 10 बातें कही। एक सीबीआई को करीबन 37 के करीब केस भी हैंड ओवर हुए। केजरीवाल ने कई कई जगहों पर केस हैंड ओवर किया। और भले ये कुछ भी कह दें कि हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, इनके पास लोकायुक्त तो है, इनके पास फाइलें तो हैं, जनता का दरबार तो है, वही दिखा देते। तो 10 साल में इतना मुझे मालूम है इन्होंने पूरे के पूरे गड्ढे खोद डाले, इनको चुहिया भी नहीं मिली। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो ये कह रहे थे मतलब अर्ध सत्य भी नहीं, पूरी तरीके से झूठा था। लेकिन कोई ऑपोजिशन आपको जगह नहीं देगी जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे। कांग्रेस ने एक पार्टी के रूप में अपनी वो खोई हुई साख जो है उसको वापस हमने कभी जीतने की कोशिश नहीं की कि भाई हम पे जो कलंक लगा था या हम पे जो काला टीका लगा था उसको तो मिटाना चाहिए था। तो हुआ क्या कि उसको ना मिटाने के चक्कर में उसका वो जरासीम अभी भी लोगों में है और ये हमें मानना पड़ेगा। 10 लोग अभी इस बात को पूरी तरीके से नहीं मानते हैं कि कांग्रेस या शीला जी पाक साफ या मेरे ऊपर जो इल्जाम है या औरों के ऊपर इल्जाम है। शीला जी पे तो चलो छोड़िए, अब शायद कोई उस बात को कहता भी नहीं। तो एक तो हमने वो अपनी जो जगह थी, मौका था एक पब्लिक में जाकर कहने का। और क्या होता है कि जब आपके ऊपर लगाए हुए इल्जामों को आप तोड़ते हैं तो जो इल्जाम लगाता है उसकी क्रेडिबिलिटी पर सबसे पहली दरार पड़ती है। और दरार आपको लगानी है दूसरे के कामकाज पे, तभी आप सरकार को जो है कमजोर करते हैं। बिना दरारों के सरकार कमजोर नहीं होती है। ये नहीं है कि यकायक किसी को लगे आप वैसी सरकार है, मतलब पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ना विपक्ष का बड़ा काम है। तो पहली चीज है। दूसरा क्या था कि जैसे जैसे इन्होंने एक प्रचार किया, इन्होंने विकास का भी प्रचार किया, ठीक है। वो विकास का क्या प्रचार था वो 2-4-5 साल में अपने औंधे हुआ के वो गिरा। तो जब दिखने लगा कि उनके प्रचार प्रसार का हकीकत से कोई जोड़ नहीं है, ठीक है, तो उस समय भी आपको खड़े होकर उसको उजागर करना चाहिए था। क्या हम उसको उजागर कर पाए? इन दोनों फ्रंट्स में मुझे नहीं मालूम है क्यों पार्टी किसी कारण से पीछे रही। क्योंकि मुझे लगता है पार्टी ने एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक गलत निर्णय ले लिया कि उन्होंने शीला जी की धरोहर को तो अपनाने की कोशिश की, शीला जी को एक तरीके से तिरस्कृत करने की कोशिश की। और वो नहीं होता है क्योंकि लोग पार्टी को क्रेडिट नहीं देते, चेहरे को क्रेडिट देते हैं। ये एक हिंदुस्तान की एक है परंपरा हमारे। भाई हम वाईएसआर को जानते हैं केरला में, हम वाईबी चौहान को जानते हैं, हम नरेंद्र मोदी के काम को जानते हैं, हम जिसके भी काम को जानते हैं, हम दिग्विजय सिंह जी के काम को जानते हैं, हम ज्योति बसु के काम को जानते हैं, सीपीएम के काम को कम जानते हैं। आप जब इतनी बड़े हस्ती के खानदान से हैं, उमाशंकर दीक्षित जी के नवासे हैं और शीला दीक्षित जो दिल्ली के 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रही उनके पुत्र हैं, आप अगर ये बात कह रहे हैं और आपके अंदर ये कसक है कि कांग्रेस ने पिछले कामों को या इन हस्तियों को भुला दिया, ऐसा लग रहा है आपको? भुलाना एक बात होती है, मुझे लगता है डेलिबरेटली अलग किया। और बात इसमें कोई मेरे को अंदर में कोई कसक नहीं है। देखिए हम भी पार्टी के हैं, ठीक है, और अगर पार्टी जीतती है, आपके नाम पे जीते, मेरे नाम पे जीते, अगर हाथ के सिंबल पे वोट पड़ता है तो हम जीतते हैं। पर शीला जी के नाम पे वोट पड़ रहा है, शीला जी का नाम इस्तेमाल करो। भगत जी के नाम पे वोट पड़ता था, भगत जी का नाम इस्तेमाल करो। भाई पार्टी को तो ये करना चाहिए कि चुनाव में उसकी सबसे मजबूती से किस चीज के स्मरण से, किस चीज के हमले से या किस चीज के डिफेंस से हम सशक्त होते हैं, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। किसी के प्रति हमारे नेताओं की या व्यक्तिगत नेताओं की कोई भी द्वेष रही हो, कोई भी लाइक डिसलाइक रही हो, राजनीति में वो जरूरी नहीं होता है। जरूरी होता है पार्टी के लिए क्या चाहिए। संदीप जी, शीला जी के
जाने के 5 साल के बाद ये चुनाव आ रहा है, और आखिरी दिनों में भी शीला दीक्षित ऐसा महसूस कर रही थी आपकी माता जी कि पार्टी में ढंग से उनको दरकिनार किया जा रहा था। ऐसा भी आपके अंदर कुछ है फीलिंग? शीला जी को दरकिनार किया जा रहा था जी नहीं, उस समय तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो तो प्रदेश अध्यक्ष थी। जी और उस समय मुझे लगता है कि हम लोगों ने, क्योंकि वो हम लोग 5 सीटों पे नंबर 2 रहे थे दिल्ली में लोकसभा में, 2 सीटों में ठीक तरीके से हम उतने नहीं लड़ पाए थे। लेकिन हम लोग जो आकलन कर रहे थे कि लोकसभा के चुनाव के 1 आध महीने बाद, और ये मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लोगों ने सर्वे करवाया था उसमें 34 सीटों पर एक्चुअली हम लोग जीतते हुए दिख रहे थे। अब ये सही गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, समय का जो सर्वे आएगा, तो हम लोगों को ये लग रहा था कि शीला जी के नेतृत्व में जो 2020 का चुनाव आएगा, कांग्रेस या तो नंबर 1 या नंबर 2 पार्टी बन जाएगी। दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं वो चला गया। लेकिन उसके बाद भी जो पिछले अगले 4-5 साल में हमको जो मजबूती हमको मिली थी लोकसभा चुनाव में, जिन मुद्दों पे, जिन विषयों पे, जिस नाम से, उसको हमें जो पकड़ के चलना चाहिए था, और जिस संगठन से, जिन चेहरों के साथ पकड़ के चलना चाहिए था, हमें लगता है वो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी होगी कि हम कहीं भी किस तरीके से 2020-21 के बाद, चलो 1-2 साल आप कोविड का मान भी लो, हमें जो पकड़नी चाहिए थी, भाई हमारे नाम की रस्सी ऊपर जा रही थी, हम ही ने उसको नहीं पकड़ा, वो हमारे लिए बहुत कमजोर गया। इसलिए पिछले 3-4 साल में आप माने तो थोड़ा सा पार्टी आवश्यकता से ज्यादा कमजोर हो गई। क्या लग रहा है? अभी आप कह रहे थे कि प्रीवियस इलेक्शन का पूर्वानुमान बता रहे थे आप, या सर्वे बता रहे थे, 30-32 आप बता रहे थे। अगर अगले 2 महीने के बाद चुनाव हो तो कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए अभी क्या स्थिति है, अभी मैं नहीं कहना चाहूंगा ज्यादा, क्योंकि पूरी पढ़ते अभी खुलेगी। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि देखो, एक चीज मैं मानता हूँ, आप भी दिल्ली में घूमते होंगे, हमारे कैमरा वाले भाई साहब भी दिल्ली में घूमते होंगे। पिछले 8-10 साल में ना मेरी तरफ से ना कांग्रेस तक की तरफ से शीला जी के नाम को बढ़ाने की कोई प्रयास किया गया संगठित तरीके। फिर भी आज आप दिल्ली के किसी गली मोहल्ले में चले जाओ तो लोग एक तरीके से लाचार होकर उनका नाम लेते हैं कि नहीं भाई वो एक स्वर्णिम समय था। तो एक माहौल बन रहा है, और माहौल बड़ा भयानक बन रहा है। अगले 2 या 3 महीने में अगर हम उस माहौल को पकड़ने में सक्सेसफुल हो गए, उसके लिए रणनीति बनाकर उसको पकड़ लिया और उसको कांग्रेस के सिंबल से जोड़ दिया, तो 2025 के चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और अगर हम उसको नहीं पकड़ पाए तो हो सकता है कि स्थिति हमारी बहुत अच्छी ना रहे। नहीं पकड़ने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? अगर प्रयास ना करें, कोई भी चीज प्रयास से एक तो मसला है कि कांग्रेस हाल के दिनों में ईडी गठबंधन के नाम पे केजरीवाल और साथ आ चुके हैं, जिसका नुकसान आप माने न माने हरियाणा में हुआ होगा, मेजर तौर पे पंजाब में हुआ। तो ये उसका दिख रहा है कि दिल्ली में भी उनके साथ देखिए का दोनों प्राकृतिक रूप से बिल्कुल अलग गठबंधन थे। भारत सरकार के गठबंधन में या इंडिया जो अलायंस था वो राष्ट्रीय स्तर पे था, लोकसभा का हमें चुनाव जीतना था, क्योंकि जैसे राहुल जी ने कहा, बाकी हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि वो कांग्रेस की ये मानना है, और अधिकांश लोगों का ये मानना है जो हम लोग की तरफ के हैं, कि नरेंद्र मोदी जितने वर्ष रहेंगे गद्दी में देश के लिए नुकसान होगा। हम उनकी नीतियों को नुकसानकारी मानते हैं देश के लिए, यहाँ की भाईचारा के लिए, यहाँ की और तमाम चीज़ों के लिए, उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसलिए हमारा प्रथम उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। उस समय अगर आपने देखा होगा चुनाव के 3-4-5 महीने पहले खुद केजरीवाल ने भी अपनी भाषा बदली और कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य जो है वो नरेंद्र मोदी को हटाना है। और उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही है उन मुद्दों में हम इत्तेफाक रखते हैं। ये बड़ी लड़ाई थी, हमारा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं था आम आदमी का उस समय, बल्कि इस मानो तो विचारात्मक रूप से वो हमारे साथ आके खड़े हुए। जो भाषा राहुल जी बोल रहे थे ये अपने 10 साल के एग्जिस्टेंस में पहले तो नहीं बोले थे, लेकिन पहली बार बोलने लगे, क्योंकि एक समय तो ये भी कहते थे ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो वो सब भाषाएं उन्होंने बदली। हो सकता है कुछ उनको पता चला हो कि हम जब तक इंडिया अलायंस के साथ नहीं खड़ेंगे, जो भी कारण था। इस कारण से कई राज्यों में जिन पार्टियों के साथ हमारा स्वाभाविक एक प्रतिद्वंदिता थी वो लोकसभा स्तर पर क्योंकि नहीं थी, हम साथ आए। अब उसी आर्ग्यूमेंट को अगर हम दिल्ली में लें तो 99% दिल्ली का जो कार्यकर्ता कांग्रेस का है और दिल्ली का जो नेता है कांग्रेस का, वो उसी तरीके से जितना हमको विनाशकारी नीतियां मोदी की देश के लिए लग रही हैं, उतनी ही विनाशकारी नीतियां हमें केजरीवाल की दिल्ली के लिए लग रही हैं। तो अगर यह है कि एक नागरिक होकर और एक राजनीतिक व्यक्ति होकर मेरा कर्तव्य है
कि मैं नरेंद्र मोदी को हराऊं, तो दिल्ली का नागरिक होकर और दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यकर्ता होकर हमारा उतना ही एक कर्तव्य बन जाता है कि हम इस आदमी की सरकार को, केजरीवाल की सरकार को उखाड़ के दिल्ली से बाहर फेंकें। इसलिए उसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए यहाँ जैसे हमारा लोकसभा में उद्देश्य था मोदी को हराना, यहाँ हमारा उद्देश्य होगा कि हम इनको हराएं। और क्योंकि हम लोगों ने ये सिद्ध किया है अपने 15 साल में कि दिल्ली को एक बेहतर शहर कांग्रेस बना सकती है, बनाया है, बना सकती है, और अगर और हमें समय मिलता तो और भी बेहतर शहर मिलता, तो उससे अगर हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो 100% हम लोग जीतेंगे। संदीप जी, आपकी माता थी शीला दीक्षित हैं और रही होंगी हमेशा, लेकिन उन पर जो व्यक्तिगत आक्षेप लगा है केजरीवाल ने अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, और जिससे तो लगता है कि जैसा कि आप बता रही हैं कि कल्ट है, शीला दीक्षित एक लेगेसी है, तो शीला दीक्षित पे जो आरोप लगा है उसको आप नहीं भूल पा रहे हैं और कांग्रेस भूल गई, ऐसा तो नहीं भूल नहीं पा रहे क्या? क्योंकि वो लोगों की स्मृति में है। कभी कभी निकल कर आता, आज ही कोई आया और कहने लगा कि साहब सुना है दिल्ली में जो बसें हैं वो आपकी। मैंने कहा मैं तो 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि उस पर इंक्वायरी करो अगर मेरी बसें हैं तो। मैंने तो यहाँ के डिम्स के डायरेक्टर को भी लिखा कि भाई साहब बसें हैं तो मुझे भेज दो, मेरी बसें हो तो, नहीं तो बोलो कि मेरी बसें नहीं है। मैंने तो एलजी को चिट्ठी लिखी है 2 या 3 बार कि साहब आप, मैंने खुद लिखा, मैं शायद पहला व्यक्ति हूंगा इस देश में जिसने लिखा कि इन चीजों पर आरोप मुझ पे लग रहे हैं, आप कृपया इन पे इंक्वायरी करवाइए। मैं केजरीवाल को इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, केजरीवाल कहेगा मेरे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है। अब एलजी साहब तो कोई कांग्रेस, वो न्यूट्रल माने जाते हैं, लेकिन कोई कांग्रेस के अपॉइंटी तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी तो करती। तो मैं चिट्ठी लिखी है कि इन सब पर आप इंक्वायरी कराओ, क्यों नहीं करवाते? जब ये जो आपको याद होगा 350 पेज का एक इल्जाम लेके घूमते थे जी, हाँ, तो एक दिन मेरी विजय कुमार मल्होत्रा जी से कहीं बात हुई, चर्चा, बड़े सम्मानित बीजेपी के नेता, मैडम से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे और एक मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। तो मुझे बता रहे थे हंसते हुए कि ये जब मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी एक डेलीगेशन लेकर इनके पास गई कि आप शीला दीक्षित जी पे कार्रवाई क्यों नहीं करते, इंक्वायरी क्यों नहीं करते। तो उन्होंने पूरा जो 350 पेज के दस्तावेज थे उनके सामने रख दिए कि इतना मेरे पास प्रूफ है। तो कहने लगे, हम उसको बांचने लगे। मालूम क्या था? 350 पेज पेपर कटिंग, हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग, इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग प्रूफ होता है। मतलब ये आदमी सिरे से झूठ बोल रहा था, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहा था। तो जब पेपर कटिंग इसका सबूत है, वो क्या फिर सबूत है तो क्या कर पाते? हमारा केवल ये है कि एक जो भारत की बड़ी अजीब आदत है वो ये है कि किसी पर इल्जाम गढ़ने में तो हम लोग बहुत आसानी से और हमारी जनता मान लेती है, लेकिन उसका कोई एंड लाइन नहीं है कि अगर सिद्ध कोई चीज नहीं होती है तो वो हमारी स्मृति में बनी रहती है। ये बताइए कि ये बात इसी से मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस इसलिए तो हिचक नहीं रही है कि संदीप दीक्षित को आगे करेंगे, और संदीप दीक्षित पे इतने सारे इल्जाम हैं, खुद ब खुद केजरीवाल को एक बड़ा मसला मिल जाएगा। नहीं, इल्जाम तो मेरे पे कोई नहीं है, फॉर्मली तो कोई इल्जाम ही नहीं है। वो तो जो जनता में बात चलती है, हमारे तो बहुत चीजें होती है ना, फलाना उनका है, फलाना उनका। लेकिन कांग्रेस की हिचक की बात कह रहा है। हो सकता है वो, क्योंकि इन खबरों को आगे बढ़ाने में कांग्रेसी भी बहुत आगे थी। ये बात पब्लिक में तो पहले आम आदमी नहीं थी कि आम आदमी तो समिति नहीं, कांग्रेस की बहुत से नेता थे, फलाना इनका है, फलाना उनका है, तो कहानियां चलती रही। मैं तो आज भी कहता हूँ भाई, मैं तो आज भी आपके सामने आपके ग्राहकों को चैलेंज करता हूं कि अगर कोई विश्वास करता है कि दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी, दिल्ली में कोई बस, दिल्ली में कोई मीटर अगर मेरा हो, तो मैं आपको यहां ब्लैंकेट दे रहा हूं कि उसमें आग लगा दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, सरकार तो कुछ कह नहीं सकती हो कि मेरा है। मैं तो आम आदमी पार्टी से कहता हूं कि अगर आप कहते हो नारंगी बसें मेरी हैं तो आग लगा दो सबको, मैं 1 रुपया कॉम्पनसेशन। इन आरोपों पे या इन कहा सुनियों पर आपकी कभी कांग्रेस आला कमान, जैसे शीला दीक्षित की एक खासियत थी कि दौड़ के चले, उनके इतने अच्छे संबंध थे वहां कि परस्पर संबंध में, और आप भी रहे हैं राहुल के साथ काफी समय तक, आपने कभी ये कोशिश की कि इन इल्जामों के बारे में उनको कन्विंस करें कि भैया ये सब है नहीं, देखिए मेरा शायद उस तरीके से रिश्ता कभी किसी के साथ नहीं रहा, और शायद उस तरीके से खुले रूप में मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ। जिसको आप कहते हैं मेरे का शायद कुछ जरूरत से ज्यादा स्वाभिमानी हूं मैं, तो मैं इस चीजों की चर्चा करता नहीं। दूसरा क्या है कि मुझे ये लगता है कि भाई ये तो पार्टी की जिम्मेवारी है, आपको नहीं करना है ना करो। लेकिन मुझे बार बार ये कहना है कि हमें कांग्रेस में ये कमजोरी रही है कि हम अपने पक्ष की बात, खासकर जब भ्रष्टाचार के मुद्दे निकल कर आते हैं, उस मुस्तैदी से पब्लिक के सामने नहीं रखते हैं जितने करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर 50 इल्जाम लगते हैं, हमको कई चीजों में मालूम है कि
ऊपर से नीचे तक वो उसमें डूबे हुए हैं। केजरीवाल के केस में आप देखिए, पूरी दिल्ली को मालूम है कि शराब घोटाले में कितने वो फंसे हुए हैं, फिर भी रोज उनका आदमी शराब घोटाले में उनको डिफेंड करता है। आपने कभी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर या कांग्रेस के नेतृत्व पर लगे हुए इल्जामों पर कभी देखा कि हमारे किसी स्पोक्स पर्सन को उस पर डिफेंड करे? भाई 2G का इतना बड़ा कांड हुआ, कॉमनवेल्थ का इतना बड़ा कांड हुआ, कर्माटी साहब भी बेचारे जेल में नहीं है, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला। कभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा कि भाई जितने लोग उन पे इल्जाम लगा रहे थे कहां हो तुम लोग? तो अगर हम ही अपनी स्वाभिमान की, अपने अभिमान की, अपनी डिग्निटी की, अपनी इज्जत की रक्षा नहीं करेंगे, दूसरा कोई थोड़ी करेगा। क्या लग रहा है आपके लिए, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं सब कुछ, राजनीति से काफी, क्योंकि राजनीति एक ट्रिक है और इसमें स्वाभिमान वगैरह की उतनी ज्यादा जगह नहीं है। आपकी माता जी को भी लोगों ने देखा, सबने देखा। आपका ये जो व्यवहार है जिसमें आप कहते हैं स्वाभिमान है, ये है, वो खुद को बचाना जरूरी है, वो कहीं ना कहीं आपको कॉमन आदमी के तरीके से आपका व्यवहार है, तो वो कहीं से नेता के तौर पे उभरने में आपको दिक्कत दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत से और काम करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, रिसर्च भी करता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग भी करता हूँ, बहुत सी और चीजें मैं करता रहता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है कि मेरे पास अपने रिसर्च और पढ़ाने के काम के अलावा कोई व्यवसाय नहीं है, तो मैं एक तरीके से नौकरी भी करता हूँ। तो एक तो मैं 24 घंटे का नेता नहीं बन सकता। बहुत लोग हैं, उनके पास कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, या घर की संपत्ति है, जो भी कुछ होगा, तो उनके पास वही काम कर पाते हैं, ठीक है। तो उतना मैं समय नहीं दे पाता। दूसरा क्या है कि पिछले 10-1 साल में कांग्रेस ने भी शायद दिल्ली में उस जद्दोजहद से या उस शिद्दत से सबको जोड़कर मेहनत करने की कोशिश नहीं की। और एक हमारी दिल्ली में कम से कम एक बड़ी अजीब आदत होगी कि यार कोई अलग पड़ा है तो पड़ा रहने दो, पब्लिक हमारे साथ नहीं है तो क्या है, पद तो है। तो पद से पाए हुए सत्ता से पे ज्यादा हमारे लोग लालच में लगे रहे। जनता से आई हुई सत्ता को कि नहीं मिल रही थी, उसको अलग करके, तो इस माहौल में शायद मेरे ख्याल से दिल्ली में हम जैसे लोग पार्टी से और पार्टी के काम से उतना नहीं जुड़ पाए जितना शायद हम लोग को जुड़े रहना चाहिए था। नहीं, गुट तो कांग्रेस में हमेशा से रहा था, जो शीला दीक्षित को बाकी लोग मेरा कोई अलग थलग करने की कोशिश करता है, वो ठीक है, मेरा और उसके शिकार आप हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं? हो भी सकता है, हो भी सकता है। बस शिकार क्या है, मेरे पास है क्या जो कोई मुझे शिकार करेगा? कई बार तो मैं ये भी पूछता हूँ ना कि भाई, जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं कि साहब फलाने आपके खिलाफ है, फलाने आपके साथ है। मैंने कहा मेरे पास है क्या, मैं मांग क्या रहा हूँ? मुझसे, मैं बताता हूँ, मुझसे कांग्रेस ने 1-2 बार, बहुत सीनियर लोगों ने नहीं, लेकिन कई लोगों ने पूछा कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहोगे, और मैंने कहा मेरे पास ना समय है ना साधन है बनने के। तो मैं तो कोई सत्ता मांगी नहीं, मैंने AICC में कोई पोजीशन जैसे जनरल सेक्रेटरी कोई कभी मांगी नहीं, तो मैं किसी का मांग क्या रहा हूँ। लेकिन अब होगा कुछ, होगा भी, हो सकता है मेरे में कुछ ऐसे अवगुण हैं जो नई लोगों को पसंद है, वही तो बोझा। नहीं, 2 बार के आप सांसद रहे हैं, कांग्रेस के सांसद रहे हैं, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि यहाँ कांग्रेस खड़ी हो। नहीं बनता है, इसलिए मैं अपने तरीके से करता रहता हूँ। देखिए बीच में क्या हुआ, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश में जहां मैं काम करता था, मैं वहां रहा, तो पिछले 7-8 साल मध्य प्रदेश में सक्रिय रहा वहां की पार्टी के लिए। मैंने करीबन 700-800 संगठनों को कांग्रेस से जोड़ा। कई किलोमीटर मैंने मध्य प्रदेश में यात्राएं की, हम लोगों ने करीबन 1200-1300 से ऊपर मीटिंगें की। हमको लगा कि दिल्ली में नहीं मौका मिल रहा, मध्य प्रदेश में मौका, कोशिश करेंगे कांग्रेस के लिए। कई कई जगहों पे हम लोग जाते हैं, दिल्ली में अपने दायरे से काम करते रहते हैं। लेकिन इतना देखो, अब आप उसको मेरी कमजोरी मान लो, या मेरी बेवकूफी मान लो, या मेरी इम्प्रैक्टिकलिटी मान लो, मैं बिल्कुल एकदम वैक्यूम में नहीं जो है आप वो है, इसके ऊपर नहीं मैं काम करता हूँ। मुझे देखो, मैं ऐसा है कि कोई जबरदस्ती जाकर, क्योंकि दिल्ली की जिस तरीके की भाषा है, जिस तरीके की दिल्ली की राजनीति का कल्चर है, मैं उसमें आपको बहुत कंफर्टेबल नहीं मानता। ये पहली चीज तो तू तड़ाक में ऐसी हम लोग उत्तर प्रदेश के हमें बहुत पसंद नहीं आती, और उसमें उसके बाद मतलब बैठे रहो एक दूसरे पर पूछे मजाक करते रहो, वो सब कल्चर से थोड़ा सा ठीक है। मौका मिलेगा मिलेगा। अभी देखिए, अब की बार पार्लियामेंट में हमने टिकट मांगी, ठीक है, मुझे लगा कि नहीं मैं जीत सकता हूँ। ईस्ट दिल्ली की सीट दुर्भाग्य से वो आम आदमी पार्टी को चली गई। अब क्यों चली गई ये तो हाईकमांड जाने। फिर नॉर्थ ईस्ट की सीट मांगी, उनका वो नहीं मिल रही, मुझे पता चला कि वो कन्हैया को मिलेगी, तो मैंने कहा चांदनी चौक दे दो। पार्टी ने कंसिडर किया, नहीं माना उसके लायक, ठीक है, नहीं माना उसके लायक, ठीक है, नहीं माना। तो हम अपने तरीके से मौके ढूंढते हैं। अगर पार्टी को लगता है कि आप मौके के लायक नहीं हो, तो ये तो उनका निर्णय है। तो व्यक्तिगत बातें होंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कहाँ आपको लग रहा है कि कोई अलायंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इस विधानसभा चुनाव में? नहीं, अलायंस तो मेरे हिसाब से अलायंस अगर होना चाहिए तो तब होना चाहिए कि हम 60 सीटें लड़े और ये 10 सीटें लड़े, अदरवाइज तो नहीं होना चाहिए।
और मैं तो कह रहा हूँ अलायंस में क्यों नहीं, वो हमारे जूनियर पार्टनर में क्यों नहीं बन सकते, जिन्होंने सत्यानाश की भाई। क्यों हम अगर हम क्या दिल्ली में इसलिए आना चाहते हैं कि इनके आलीशान बंगले में इनकी जगह कोई कांग्रेस का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के रहे, वो तो एक कारण नहीं हो सकता ना। हो सकता है हम में कुछ लोग सिर्फ सत्ता के लिए हैं राजनीति में, मुख्य कारण तो ये है कि दिल्ली बेहतर करे। तो जिसने दिल्ली बर्बाद की है उसकी टोपी के नीचे हम कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, ये बताइए ना भाई। माफ करिए, मैं बहुत भद्दा उदाहरण आपको दे रहा हूं। अगर हम बलात्कार के खिलाफ किसी अभियान को चलाते हैं तो जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोप लगे हैं उसको अपना अग्रणी बना देंगे क्या? मैं सॉरी माफ करिए, एक गंदा एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये इलस्ट्रेट करता है पॉइंट। हमारे हिसाब से दिल्ली का सत्यानाश करने का सबसे बड़ा जो दोषी है, हम उसके नेतृत्व में दिल्ली को बेहतर करने के लिए राजनीति कैसे कर सकते हैं? ये तो बड़ी, लेकिन जो तैयारी है आम आदमी पार्टी की, जो पावर में है, वो जो भी लगातार हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है कि वो बीजेपी से, कांग्रेस से नेताओं को अपने यहाँ ज्वाइन करा रहा है या जो भी कर रहे हैं, और उनकी पेशबंदी पक्की है और ठीक ठाक कर रहे हैं तैयारी की। उसकी तुलना में अगर देखूं तो कुछ ऐसे ही पम्पलेट नुमा काम हो रहा है कांग्रेस में कि न्याय यात्रा लाएंगे, 8 से शायद चल रहा है, 8 से शुरू। तो उस तैयारी कांग्रेस की तैयारी है, और बाकी बीजेपी और आम आदमी की पार्टी की तैयारी में कांग्रेस नेता के तौर पे क्या महसूस है, क्या रैंक देंगे आप? नहीं देखिए, जहां तक हमारे यहाँ से लोगों को लेने का है ना, अब वो तो ठीक है, वो तो आम आदमी पार्टी के पास अपना तो कोई है नहीं, ठीक है, तो वो तो कहीं से लेते हैं, वो अलग बात है। जहां तक हमारा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कई प्रयास किए हम लोग इस कोशिश में है कि मीडिया में हम लोगों को समय मिले, हम अपनी बात कह सके। हम लोगों ने जब भी कोई बड़ी चीज हुई थी, आपने देखा होगा शराब घोटाले पर, बल्कि शराब घोटाला तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी से वो बात उजागर हुई और इतना बड़ा स्कैम बना कि वहां हम लोग उस बात को लोगों के सामने रेखांकित करते हैं। दिल्ली जोड़ो यात्रा से हम केवल इस चीज को दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या दिल्ली का किया है, और हम भी एक जीवंत पार्टी हैं जिसने दिल्ली को उस स्तर तक बनाया था जिस दिल्ली पे सबको गर्व था, और वहां से ये कहां लेकर आए। तो ये सब हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। देखिए, प्रयास का क्या है, आप आइडिया आता है, आपको लगता है राजनीति में इस तरीके से हम पॉपुलर हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आप उस पर दाव लगाते हैं, उसको करते हैं। सक्सेसफुल हो जाए तो लोग उसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, नहीं सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक है, हम फिर कुछ और करेंगे। प्रयास हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें ये लग रहा है इस समय एक मौका है और मौका हमें हथियाना चाहिए। संदीप जी, पर्सनैलिटी कल्ट पे आप बता रहे थे, पर्सनैलिटी कल्ट, अब आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वायनाड से फ्री हो लें, राहुल गांधी फ्री हो लें, तो उनके नेतृत्व में ही दिल्ली में कुछ कांग्रेस कुछ करिश्माई तरीके से काम वाम करे? नहीं देखिए, उनकी आवश्यकता तो पड़ेगी। एक तो दोनों दिल्ली के है तो उत्तर प्रदेश से, लेकिन दिल्ली में रहते हैं, तो समझो दिल्ली वो जानते भी हैं, वो कई बार कह भी चुके हैं कि दिल्ली से हमारा दिल धड़कता है, दिल्ली में क्या विकास होता है। फिर बहुत सा एक बड़ा तबका है जिसने पार्लियामेंट में कांग्रेस और आम आदमी की तरफ देखा था, जिसने पूरे देश में अब की बार 400 की पार को मतलब 240 पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो तो मानो या ना मानो, राहुल जी की जो अपील थी, राहुल जी ने जिन मुद्दों को रेखांकित किया, गरीबी के बारे में बात की, सबको समता देने की बात की, सबको जगह देने की बात की, संविधान की बात की, इससे आकर्षित हुआ है कांग्रेस के प्रति। और वो आकर्षण, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आइडियाज या आइडियोलॉजी से हमारे यहाँ लोग इतने नहीं अटैक होते जितना पर्सनैलिटी और चेहरे से होते हैं। वो राहुल जी का चेहरा जब दिल्ली की जमीन पर उतरेगा तो वो हमें प्रभाव तो देगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी हम लोग मानते हैं कि प्रियंका जी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखती हैं, एक अच्छी वक्ता है कांग्रेस में, वो भी जब समय देंगी तो उससे प्रभाव होगा। तो हमें लगता है कि जब हम जाएंगे राजनीतिक युद्ध में और या उसके लड़ाई में, तो इन लोगों की प्रेजेंस, इन लोगों की बातचीत, ये लोग जो कहेंगे दिल्ली के बारे में, उससे दिल्ली के लोग प्रभावित होंगे। और आप फिर से मान रहे हैं, या फिर इनफैक्ट जब भी बात होती है कि आप और कांग्रेस में कोई अलायंस नहीं होना चाहिए, आपने कांग्रेस से हड़पा है ये पावर, तो उसमें संदीप दीक्षित का नाम आता है। संदीप जी से एक प्रखर बयान लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद आपका बयान आया था, तो आपको लगता है कि अलायंस हो जाएगा अगर आप और कांग्रेस में, तो कांग्रेस का क्या होगा? ये घातक होगा मेरे ख्याल से अगर ये अलायंस होगा, ये अलायंस, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आप दिल्ली में किस बताओ किसके लिए चुनाव लड़ रहे हो, केवल सत्ता के लिए क्या? अब ये बताइए, पिछला जो फिर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या हम लोगों को जवाब देंगे? केवल सत्ता के लिए, केवल सत्ता के लिए लड़ रहे? तो सत्ता के लिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ जोड़ ले जो दिल्ली में, दिल्ली के विकास और दिल्ली के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, दिल्ली के लोग भले माने ना माने,
उसके साथ अगर आप हाथ जोड़ लेंगे तो क्या नैतिकता बच जाती है हमारे पास? हम किस मुंह से फिर लोगों के पास जाएंगे? मैं तो कम से कम नहीं जा पाऊंगा। ऐसा महसूस करते हैं? आपको लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार के मामले में, शराब घोटाले के मामले में एक मुख्यमंत्री गया, जेल तक गया, उसके खिलाफ कांग्रेस को कैंपेन में कुछ और मजबूती लानी चाहिए, या जैसा है वैसा ठीक है? नहीं, उसकी बात को हमको देखो, उल्लेख तो क्या है, लोगों में अभी भी समझ नहीं कि वो क्यों जेल गया। क्योंकि ये आदमी नाटक बहुत करता है, ये है कि नहीं बेचारे को गलत इल्जाम लगा दिए हैं या मोदी ने गलत भगा दिया, कुछ लोगों के बीच में है। तो भाई इल्जाम तो हमने लगाया ना, बीजेपी ने थोड़ी लगाया। बीजेपी तो साठगांठ करती रहती है, जैसे हरियाणा में इन्होंने आपस में दोस्ती की थी। तो बीजेपी और इनका तो कूल डाउन वाला चलता रहता है। पर इनके साथ प्रखर तरीके से तो हम ही खड़े रहे ना, तो हमें तो इन बातों को कहना भी पड़ेगा। और ये कई हैं, एक नहीं है, ऐसी 4-6 बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। और जब तक आप लोगों के बीच में जाकर अपनी बात नहीं कहेंगे, उनको पता कैसे चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है? अभी तो क्या एक तरफा केजरीवाल की तरफ से अपने डिफेंस में आता है। भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे केस में उस तरीके से प्रखर होकर अपनी बात नहीं कहती। तो अगर हम उस बात को प्रखर होकर कहेंगे, दिल्ली की हालत के बारे में बात करेंगे, अपने समय के बारे में बात करेंगे, हम उस जस्टिस को मांगेंगे कि जो उन्होंने 100 इल्जाम हम पे लगाए थे, कहाँ गए वो? उसका भी तो हमें न्याय मिलना चाहिए। किस कोर्ट में हम न्याय मांगने जाएं, आपके कोर्ट को छोड़ के? तो फिर दिल्ली के लोगों में असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। मैं तो एक शून्य में आपसे बात करने आया था, जहां कांग्रेस की तैयारी लगभग नहीं के बराबर लग रही है, लेकिन आपने जो स्टैंड बताया कांग्रेस का होना चाहिए और जैसा होना चाहिए, मुझे लगता है कि फाइट में जो कहीं नहीं दिख रही है कांग्रेस, इस बार विधानसभा चुनाव में दिखेगी। होपफुली। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।